गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा चैप्टर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है कन्फेशन। गुड मॉर्निंग दीपक। आज हम कन्फेशन के बारे में स्टडी करेंगे। एडमिशन का ही एक पार्ट है कन्फेशन। कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो इसे थोड़ा सा एडमिशन से अलग करती हैं। कन्फेशन एडमिशन का ही पार्ट है। हम कह सकते हैं कि एवरी कन्फेशन इज एडमिशन। एवरी कन्फेशन इज एडमिशन, but every admission is not confession। यानी हर स्वीकृति होती है, लेकिन हर स्वीकृति संस्वीकृति नहीं होती। कन्फेशन क्या है, इससे एडमिशन से किस तरह अलग है, इसकी एविडेंस वैल्यू क्या है, ये सारी चीजें हम यहां देखेंगे। नॉर्मली कोई भी मुझे कमेंट्स करके बताए कि कन्फेशन किसे कहते हैं। कोई भी स्टूडेंट जिसे पता हो कन्फेशन किसे कहते हैं और कौन से एक्ट में इसकी डेफिनेशन दी गई है। जिन एक्ट्स को हम पढ़ रहे हैं उनमें ऐसा कौन सा एक्ट है जिसमें कन्फेशन की डेफिनेशन दी गई है, बता सकता है कोई? कोई नहीं? अरे भाई कमेंट्स तो करो। ऐसा कोई एक्ट है जिसमें कन्फेशन की डेफिनेशन दे रखी हो? तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी एक्ट में कन्फेशन की डेफिनेशन नहीं दे रखी। कन्फेशन को डिफाइन नहीं कर रखा। सिर्फ और सिर्फ एडमिशन को डिफाइन कर रखा है सेक्शन 17 में। और चूंकि एडमिशन का ही पार्ट है कन्फेशन, सिर्फ फर्क इतना होता है, एक ही चीज को हम पकड़ते हैं कि एडमिशन सिविल और क्राइम दोनों प्रोसीडिंग में लाई है, जबकि कन्फेशन सिर्फ और सिर्फ क्राइम केसेस में ही लाई होती है। कन्फेशन केवल क्रिमिनल मैटर में ही होती है, जबकि एडमिशन क्रिमिनल और सिविल दोनों प्रकार के मैटर में होती है। किसे कहते हैं कन्फेशन? तो शब्दकोश के अनुसार नॉर्मली मैं बताऊं, अपराधी द्वारा, एक्यूज द्वारा अपने वे फैक्ट्स स्वीकार करना जिनसे ऑफेंस कमिट किया है, या सीधे शब्दों में अपराधी द्वारा अपराध को स्वीकार करना कन्फेशन होता है। एडमिट ऑफ हिज गिल्टी बाय एन एक्यूज। एडमिट ऑफ हिज गिल्टी बाय एक्यूज, ये परिभाषा शब्दकोश के अकॉर्डिंग है कि अभियुक्त के द्वारा अपने अपराध को स्वीकार करना। शब्दकोश ने परिभाषा जो दी है वो है अभियुक्त द्वारा अपने अपराध को स्वीकार करना। एडमिट ऑफ हिज गिल्टी बाय एन एक्यूज। admit of his guilty by an accused,
एक अपराधी द्वारा अपने अपराध को स्वीकार करना। अकॉर्डिंग टू लॉ, विधि की भाषा के अनुसार, विधि की भाषा के अनुसार अभियुक्त का कथन कि उसने अपराध किया था, अभियुक्त का कथन कि उसने अपराध किया था या अपराध में भाग लिया था। अकॉर्डिंग टू लॉ, द स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज, द स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज वेदर ही कमिटेड एन ऑफेंस और took part in the crime. According to law, the statement of accused whether the commit an offense or took part in the crime. और सीधे सीधे शब्दों में अगर मैं कहूं तो अपराध को अपराधी द्वारा स्वीकार करना या उन फैक्ट्स को स्वीकार करना, उन फैक्ट्स को एक्सेप्ट करना जिनके द्वारा एक अपराध कमिट किया गया है। सीधे शब्दों में है एडमिट ऑफेंस और एडमिट द फैक्ट डेट पॉइंट आउट टूवर्ड क्राइम। एडमिट ऑफेंस और एडमिट द फैक्ट डेट पॉइंट आउट टूवर्ड क्राइम। क्लियर? किस चीज को रिपीट करना है बताएं? एडमिट ऑफेंस और एडमिटेड द फैक्ट डेट पॉइंट आउट टूवर्ड क्राइम। अपराध स्वीकारना या उन तथ्यों को स्वीकार करना जो अपराध की ओर इंगित करते हैं। क्लियर है यहां तक? पहली चीज, कन्फेशन सिर्फ क्रिमिनल मैटर में होती है। कन्फेशन सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल मैटर में होती है, सबसे पहली चीज। दूसरी, कन्फेशन सिर्फ और सिर्फ ऑफेंड एक्यूज द्वारा की जाती है। एक्यूज द्वारा अपने ऑफेंस को एक्सेप्ट करना। यही बता रहा हूं, वापस रिपीट कर रहा हूं। एक्यूज द्वारा अपने द्वारा कमिट किए गए ऑफेंस को एडमिट करना। बिल्कुल दीपक। और कन्फेशन सिर्फ एक्यूज द्वारा की जाती है, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कन्फेशन नहीं की जा सकती। क्लियर है यहां तक? और क्लियर करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट केस है इसका, लीडिंग केस कह सकते हैं, हर बार पूछा जाता है। पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर 1939, प्रीवी काउंसिल 47। पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर 1939, प्रीवी काउंसिल 47। और इसमें जस्टिस थे लॉर्ड एटकिन। नाम लिख लें जस्टिस का भी, लॉर्ड एटकिन। क्या कहा था इस केस के माध्यम से? इस केस के माध्यम से कन्फेशन की परिभाषा दी गई थी। एक चीज बता दूं, ये केस ऐसा है जो यहां और 32 क्लॉज फर्स्ट में दोनों का लीडिंग केस है। कन्फेशन और डाइट डिक्लेरेशन, इन दोनों का लीडिंग केस है पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर
AIR 1939 प्रीवी काउंसिल 47। इसमें कन्फेशन की जो परिभाषा दी गई है वो लिख लें आप। कन्फेशन मस्ट आइदर एडमिट इन टर्म्स द ऑफेंस, कन्फेशन मस्ट आइदर एडमिट इन टर्म द ऑफेंस or at any rate substantively all the facts which constitute the offense. Confession must either admit in terms the offense or at any rate substantively all the facts which constitute the offense. शब्दों के द्वारा अपने अपराध को स्वीकार करना या कम से कम सार्थक उन समस्त तथ्यों को स्वीकार करना जो अपराध का निर्माण करते हैं। शब्दों में अपराध को स्वीकार करना या कम से कम सार्थक उन समस्त तथ्यों को स्वीकार करना जो अपराध का निर्माण करते हैं। पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर AIR 1939 प्रीवी काउंसिल 47 के केस में यह डेफिनेशन जस्टिस लॉर्ड एटकिन द्वारा दी गई थी। फैक्ट्स देखते हैं एक बार, सब कुछ छोड़ दें, आपको फैक्ट्स बता देता हूं इस केस के। बहुत बार ये होता है कि अगर फैक्ट्स हमें पता होते हैं तो केस भी याद रहता है। इसमें क्या था कि मृतक था KN, मृतक का नाम था KN। वह जिस ऑफिस में काम करता था उसके मालिक की लड़की को उसने 3000 रुपए उधार दिए हुए थे। वह जिस ऑफिस में नौकरी करता था उसके मालिक को उसने 3000, मालिक की बेटी को 3000 रुपए उधार दिए थे। मालिक की बेटी की शादी हो जाती है पाकला नारायण स्वामी से, उसके बाद भी वह उसके पैसे मांग रहा होता है। एक दिन उसे लेटर मिलता है कि आप मेरे गांव यानी बहरामपुर आएं और अपने 3000 रुपए ले जाएं। लेटर पढ़ता है और वह अपनी पत्नी को बताता है कि मैं 3000 रुपए लेने बहरामपुर जा रहा हूं, और वह वहां से निकल पड़ता है। 7 दिन बाद उस व्यक्ति की लाश एक ट्रेन के डिब्बे में, जिसके 7 टुकड़े हो रखे थे, एक संदूक में बंद मिलती है। 7 दिन बाद उस व्यक्ति की लाश एक ट्रेन में संदूक में बंद होके मिलती है, जिसके 7 टुकड़े किए हुए थे, और शव उसकी पत्नी के द्वारा पहचान किया जाता है कि यह मेरे पति का ही शव है। यहां जो चीजें सीधा सा पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो पता लगा, जो भी चीजें थी उन्होंने पाकला नारायण स्वामी से जब पूछताछ की तो बहुत सी चीजें ऐसी आई जो कि संस्वीकृति के रूप में थी। कोर्ट में पूछताछ, कोर्ट में जब उसने कहा तो कुछ चीजें कन्फेशन के रूप में निकल के आई। वहां लॉर्ड एटकिन द्वारा, माननीय जो जस्टिस थे उस टाइम लॉर्ड एटकिन प्रिवी काउंसिल के, उन्होंने यह परिभाषा कन्फेशन की दी थी। क्लियर। और दूसरी चीज, इसमें किस तरह ये सेक्शन 32 क्लॉज 1 डाइट डिक्लेरेशन पे लागू है, ये हम क्लियर करेंगे सेक्शन 32(1) में। यहां तक डेफिनेशन क्लियर है? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं अभी कमेंट्स करके। अब बात करते हैं कि एक स्टेटमेंट है। कन्फेशन इज ए स्टेटमेंट।
स्टेटमेंट कौन करता है? सेल्फ एक्यूज। एक्यूज के द्वारा, खुद के द्वारा जो स्टेटमेंट किया जाता है वह होता है कन्फेशन। और कौन सा स्टेटमेंट? जिसके द्वारा वह उन फैक्ट्स को एक्सेप्ट करता है जो मिलकर एक अपराध का निर्माण करते हैं, या ये कहूं कि वह अपने ऑफेंस को एडमिट करता है, तो उसे कन्फेशन कहते हैं। अब इस स्टेटमेंट के भी दो पार्ट होते हैं। इस स्टेटमेंट के भी दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है सदोष, इनकल्पेटरी पार्ट, और दूसरा है एक्सकल्पेटरी पार्ट, निर्दोष। यानी एक एक्यूज द्वारा स्टेटमेंट दिया गया जो कि कन्फेशन की श्रेणी में आता है, उसके दो पार्ट आए कोर्ट के सामने, एक इनकल्पेटरी और दूसरा एक्सकल्पेटरी। पहला सदोष, ऐसा पार्ट जो अभियुक्त को अपराध में फंसाता है, और दूसरा वह पार्ट जो उसे अपराध से निकालता है। तो अब कोर्ट के सामने क्वेश्चन ये था कि क्या इस पूरे हॉल ऑफ स्टेटमेंट को ही लिया जाए या हॉल ऑफ स्टेटमेंट को छोड़ दिया जाए। कोर्ट के सामने क्वेश्चन ये था कि हॉल ऑफ स्टेटमेंट को एक्सेप्ट किया जाए या हॉल ऑफ स्टेटमेंट को छोड़ दिया जाए, या फिर वह पार्ट इनकल्पेटरी पार्ट उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए और एक्सकल्पेटरी पार्ट उसे हटा दिया जाए। यानी वह पार्ट जो अभियुक्त की दोषिता को इंगित करता है, गिल्टी को बताता है ऑफेंडर की को, उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए, और जो उसे निर्दोष साबित करता है उसे छोड़ दिया जाए। तो इसका सबसे पहले भी मामले उठे हैं, लेकिन इसका लीडिंग केस है वह है पलविंद्र कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। पलविंद्र कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1952, सुप्रीम कोर्ट 354। लिख लें, लीडिंग केस है इसका पलविंद्र कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1952, सुप्रीम कोर्ट 354। और इस मामले में जस्टिस थे महाजन। इस मामले में जस्टिस थे महाजन। इस केस के फैक्ट्स भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं जिससे ये क्लियर हो जाएगा। इसमें पलविंद्र कौर और उसका एक साथी, दोनों पर पति की हत्या का आरोप था। पलविंद्र कौर और उसके एक साथी पर पलविंद्र कौर के पति की हत्या का आरोप था। यहां पलविंद्र कौर का एक स्टेटमेंट था कि मेरा पति चित्रकारी का काम किया करता था, और चित्रकारी यानी पेंटिंग्स बनाने का काम करता था, और उसमें जो कलर काम में लेता था उसमें एक केमिकल आता है, वो पॉइजन से भी ज्यादा खतरनाक होता है। पति के बीमार होने पर मैं दवाई लेके आई थी, और वह मेडिसिन, वह दवा मैंने उसी जगह रख दी जहां अक्सर वह केमिकल रखा करते थे, और उन्होंने दवाई के स्थान पर केमिकल ले लिया, जिसके फलस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद पलविंद्र कौर ने अपने साथी को फोन किया, बुलाया, और उस शव को पास ही एक कुएं में डाल दिया। 2 महीने बाद पुलिस ने शव को बरामद किया, जो बहुत बुरी तरह सड़ चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई खुलासा नहीं हुआ। उच्च न्यायालय ने इस स्टेटमेंट के इनकल्पेटरी पार्ट के आधार पर कि हमने उसे कुएं में डाल दिया, इंटेंशन देखते हुए
उन्हें दोष सिद्ध किया। उच्चतम न्यायालय में अपील गई तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कोई भी ऐसा पार्ट जो एक्यूज की गिल्टी को बताता है केवल उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए और बाकी पार्ट जो अभियुक्त को अपराध से वापस बाहर निकालता है उसे छोड़ दिया जाए। ऐसा आप नहीं कर सकते। अगर आपको ग्रहण करना है तो हॉल ऑफ स्टेटमेंट, पूरे के पूरे स्टेटमेंट को ही ग्रहण करना होगा, और या फिर पूरे के पूरे स्टेटमेंट को ही, हॉल ऑफ स्टेटमेंट को ही छोड़ना होगा। और ऐसा कहते हुए उच्चतम न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया। यहां एक विधि का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ कि कन्फेशन के पूरे पार्ट को ही एडमिट किया जाएगा और या फिर पूरे ही पार्ट को छोड़ दिया जाएगा। हॉल ऑफ स्टेटमेंट को एक्सेप्ट किया जाएगा या हॉल ऑफ स्टेटमेंट को छोड़ दिया जाएगा। क्लियर। लेकिन यह केस के द्वारा जो इस केस के द्वारा जो प्रिंसिपल दिया गया था वह ज्यादा दिन तक नहीं चल सका, क्योंकि इंग्लिश लॉ में एक सिद्धांत है कि आप इनकल्पेटरी पार्ट को तो एक्सेप्ट कर लो और एक्सकल्पेटरी जो पार्ट है उसे छोड़ दो, सदोष पार्ट को ग्रहण कर लो। अगर उसके द्वारा दोष सिद्धि की जा सकती है तो उसे आप ग्रहण कर लो, और जो पार्ट उसकी निर्दोषिता को साबित करता है उसे आप छोड़ सकते हो। इसी के आधार पर निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, AIR 1964, सुप्रीम कोर्ट 422। निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, AIR 1969, सुप्रीम कोर्ट 442 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इनकल्पेटरी पार्ट के आधार पर अभियुक्त का ऑफेंस साबित हो जाता है तो आप उसे दोष सिद्ध कर सकते हैं और एक्सकल्पेटरी पार्ट को आप हटा सकते हैं। इस केस के भी निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इस केस के भी आपको फैक्ट्स बता देता हूं। इसमें जो अभियुक्त था 1969, सुप्रीम कोर्ट 422। क्लियर नीलेश? निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, AIR 1969, सुप्रीम कोर्ट 422। इस केस के भी आपको के बारे में बता देता हूं। यहां जो मृतक था, मृतक को एक्यूज के साथ लोगों द्वारा देखा गया था। जब एक्यूज के साथ मृतक को उसकी लाश की बरामदगी से पहले उसके साथ देखा गया था, दोनों को साथ। यहां एक चीज आई, और दूसरा एक्यूज को कई लोगों ने अपने कपड़े धोते हुए, खून से सने हुए कपड़े धोते हुए, हाथों को धोते हुए और खुद को स्नान करते हुए भी देखा था। देखो, एक आदमी मर जाता है और उसकी हत्या का पता स्टेशन पे लगता है। जब पता लगा कि एक्यूज कौन हो सकता है तो एक स्टेटमेंट सामने आया कि उस व्यक्ति के साथ उसे देखा गया था। सपोज देन ए के साथ उसे पहले देखा गया था और ए ने कुछ देर बाद नदी में, बहती हुई नदी के पास आके अपने कपड़े साफ किए थे, अपने हाथ साफ किए थे। जब उससे पूछा गया एक्यूज से, तो एक्यूज ने कहा कि हाँ, मैं और वो दोनों साथ गए थे।
उसका किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा हो गया था और उसी झगड़े के कारण, उसी झगड़े में मेरे शरीर पर उसके खून के निशान लग गए थे, जिनको आके मैंने नदी में धोया था। यहां एक ऐसा पार्ट है, प्रूव कर रहा है कि उसने कपड़े धोए थे और ब्लड उसके हाथों में लगा हुआ था, लेकिन पूरे इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कोई क्लू नहीं मिला कि उस मृतक का किसी अन्य के साथ झगड़ा हुआ हो, और ना ही वह सेटिस्फैक्शनली ये कह सका कि प्रॉपर उस व्यक्ति के साथ उसका झगड़ा हुआ था। इस कारण पूरे मामले को देखते हुए उसकी वैक कन्फेशन का इनकल्पेटरी जो पार्ट था उसे कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और उसी के आधार पर उसकी दोष सिद्धि की गई। यहां तक क्लियर है। 3 बहुत इंपॉर्टेंट केस आपको बता चुका हूं, तीनों आपके याद रहने चाहिए। पाकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर, दूसरा पलविंद्र कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, और तीसरा है निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अब बात करते हैं हम कि कन्फेशन और एडमिशन ये किस तरह एक दूसरे से अलग हैं, क्या डिफरेंस है इन दोनों में। वैसे ये चीज बिना बोर्ड के समझा ही नहीं जा सकती। और एक चीज आपको बता दूं कि ऑनलाइन बेशक मैं आपकी क्लासें ले रहा हूं, प्रेजेंट में आप इनकल्पेटरी पार्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं और एक्सकल्पेटरी को हटा सकते हैं, यानी जो अभियुक्त की दोषिता इंगित करता है उसे आप काम में ले सकते हैं। वही पैटर्न चला रहा है, उसके बाद कोई उसमें चेंजेस नहीं हुआ। क्लियर दीपक? तो ऑनलाइन में वो चीजें जो बहुत अच्छी तरह क्लियर कर पाए वो नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूं मैं आपको वे चीजें दे सकूं। ठीक है, तो अंतर करते हैं अपन। मोस्टली अगर मैं आपको एक चीज कहूं कि सबसे बड़ी चीज है स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट जो कब एडमिशन होगा और कब कन्फेशन होगा। तो कन्फेशन कब होगा ये आपने जान ही लिया, और उसके अलावा जो भी चीजें होंगी वो सब एडमिशन होंगी। और साहू वर्सेस यूपी राज्य में बताया गया है, उससे पहले 1-2 केस में ही बताया गया था कि स्टेटमेंट इज ए डायनेस्टी, स्टेटमेंट इज ए डायनेस्टी, एडमिशन इज जेनियस एंड कन्फेशन इज स्पेसियस। क्या है स्टेटमेंट? क्या है? एक वंश है, डायनेस्टी है। कन्फेशन उसकी एक कास्ट है, यानी उसकी एक जाति है। कन्फेशन उसकी एक जाति है, ओ सॉरी, एडमिशन उसकी एक जाति है। स्टेटमेंट एक वंश है, एडमिशन उसकी एक जाति है, जबकि कन्फेशन उसकी एक उपजाति है जिसे हम गोत्र बोलते हैं। यानी स्टेटमेंट इज डायनेस्टी, एडमिशन इज जेनियस एंड कन्फेशन इज स्पेसियस। क्लियर? कि एक वंश है, उसमें सभी होते हैं, सभी प्रकार के रिलीजियन, सभी प्रकार की कास्ट होती हैं। क्लियर? अब उन कास्ट में एक कास्ट है, एक कास्ट को लेते हैं, उस कास्ट में भी अलग अलग गोत्र होते हैं, उपजातियां होती हैं, और इसीलिए कहा है कि एवरी कन्फेशन इज एडमिशन, एवरी कन्फेशन इज एडमिशन
बट एवरी एडमिशन इज नॉट कन्फेशन, बट एवरी एडमिशन इज नॉट कन्फेशन। हर संस्वीकृति स्वीकृति होती है, लेकिन हर स्वीकृति संस्वीकृति नहीं होती। तीसरी चीज हम नोट करें कि कन्फेशन सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल केसेस में होती है, जबकि एडमिशन क्रिमिनल केस में भी होती है और दूसरी सिविल केस में भी होती है। एडमिशन पार्टीज कर सकती हैं, उनके अथॉराइज एजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं या रेफरी कर सकते हैं, लेकिन कन्फेशन सिर्फ एक्यूज द्वारा की जाएगी। कन्फेशन सिर्फ एक्यूज द्वारा ही की जाएगी। क्लियर? यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताए। तो सभी को समझ में आ गया कन्फेशन क्या होती है और एडमिशन और कन्फेशन में क्या अंतर है। कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझे बताए। ओके, क्लियर। कल हम टाइप्स ऑफ कन्फेशन पढ़ेंगे और उसके बाद में सेक्शन से शुरू करेंगे। सेक्शन 24, 25, 26, जहाँ तक यथासंभव हो सके 3 सेक्शन मेरे हिसाब से हो जाने चाहिए। और कोई प्रॉब्लम किसी को हो तो बताए। अब एक चीज़ मैं सभी से पूछना चाहूँगा, एक बार सभी कमेंट्स करके मुझे बताएं कि किसका मीडियम कौन सा है। इस टाइम जो ऑनलाइन है उनमें किस स्टूडेंट का कौन सा मीडियम है, एक बार मुझे कमेंट्स करके बताएं। हिंदी, हिंदी, इंग्लिश, सुमन आपका इंग्लिश है, ओके। नीलेश हिंदी, विकास, प्रतिमा हिंदी, शालू अग्रवाल इंग्लिश, हिंदी। शायद सभी के आगे होंगे मेरे हिसाब से। चलो, दोनों ही हैं। इंग्लिश वालों को एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि कहीं समझने में कोई दिक्कत आ रही है किसी को भी? इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट से मैं पूछना चाहूंगा कि कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है समझने में? क्योंकि जब तक आप लोग मुझे नहीं बताएंगे मुझे पता नहीं लगेगा। मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों हिंदी वालों को प्रॉब्लम नहीं हो सकती है मुझे ही पता है। आज तक एक चीज रही है कि मैंने अधिकांशतः हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को पढ़ाया। मैंने अधिकांशतः जो पढ़ाया है वो पढ़ाया है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को, और अब इंग्लिश मीडियम के भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं नहीं चाहता उन्हें भी कोई प्रॉब्लम हो। ओके, ठीक है, तो बने रहें इसी तरह मेरे साथ और आप साथ देते रहें। आपके बहुत सी चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर करा दूंगा जितना मुझे आता है। उससे ज़्यादा तो मैं कहाँ से लाऊंगा, लेकिन जितना मेरा क्लियर है वैसे और उससे कहीं अच्छा आपका क्लियर करवा दूंगा। जहाँ यथासंभव कोई पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ूंगा कि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम आए। ओके, और बने रहें मेरे साथ, इसी तरह साथ देते रहें और क्लियर करते रहें।
कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, लेकिन जो कंसेप्ट बता रहे हो वो थोड़ा इंग्लिश में क्लियर करें। इंग्लिश बराबर मैं चल रहा हूँ आप लोगों के लिए, फिर भी आपको कहीं समझ नहीं आया तो मुझे डीएम कर दें, मैं वहीं से और आपको स्टार्ट कर दूंगा। बिल्कुल, मैं तो आप लोगों के साथ ही चल रहा हूँ फिलहाल दीपक। क्यों आप लोगों के लिए, इंग्लिश वालों के लिए सेपरेट मुझे थोड़ी सी और तैयारी करनी पड़ती है। आप लोगों के स्पेशली वही मैटर मैं इंग्लिश में बना के लाता हूँ और आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। देखो, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम पढ़ने में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। एक्ट पढ़ने में तो कहीं दिक्कत नहीं आती, दिक्कत आती है किसी भी प्रोविज़न को क्लियर करने में। तो उसके जो की वर्ड्स हैं वे इंग्लिश में बोल दिए जाएं तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए। और डिगलॉट लेके आप बैठते हो तो एक्ट में तो कहीं प्रॉब्लम आनी ही नहीं है। ठीक है, फिर भी और इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे। आप मुझसे सीखते जाइए, मैं आपसे सीखते जाऊंगा और इसी तरह चलते रहेंगे। ओके, और कोई प्रॉब्लम किसी की? ओके, तो थैंक यू, मिलते हैं फिर कल इसी समय, और कल पूरी तरह हम क्लियर करेंगे कन्फ्यूजन को। और सभी से एक ही निवेदन है कि टाइम पे सब ऑनलाइन आ जाएं तो बहुत अच्छा माहौल बनता है, बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर होता है। जो भी प्रॉब्लम हो मुझे हाथों हाथ बताएं, तुरंत सॉल्यूशन करूंगा। कमेंट्स बंद करने वाली स्थिति मेरी नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोगों की क्वेरी आए और मैं उसे क्लियर करूं। अगर क्वेरी क्लियर नहीं कर सकता तो क्यों बैठा हूं मैं आप लोगों के सामने। इसलिए मैं चाहता हूं जिसकी भी जो भी क्वेरी हो तुरंत मुझे मैसेज करे और क्लियर कर ले। उसके बाद भी अगर उसकी कोई क्वेरी रहती है तो जहां वीडियो अपलोड होता है उसके अंदर आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। क्लियर? ओके, सभी को थैंक यू, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।